हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सेट्स पढ़ा था, जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास का। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो काफी हद तक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसी से ही कनेक्टेड है, रिलेशन एंड रिलेशंस टर्म्स एंड फंक्शन टर्म। ऑल्दो फंक्शन टर्म्स जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो हमारे को सिर्फ 11th में नहीं, आगे जाके अलग दूसरे तरीकों में, दूसरी चीजों में भी हमारे को ये यूज आने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो हम लोगों ने पहले जो सेट्स पढ़ा था उसमें हमने एडिशन पढ़ा था। एडिशन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, जो नॉर्मली माइनस हम लोग कर रहे थे। अब हमारे पास लेट्स सपोज अगर दो टर्म्स दे रखी है, मैं आपको एक पहले बेसिक सी चीज समझाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ वैल्यू दे रखी है 3,4, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? x should be equals to 3 and y is equals to 4। ये अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो x एक्सेस को और सेकंड पोजीशन x y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब हम सेट्स की बात कर रहे थे तो 1 एंड 3, 3 एंड 1 पॉसिबल था। लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है 1,3 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 2,4 के साथ। जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बच्चा, मल्टीप्लाई कराते वक्त जो टर्म्स हैं वो हमारी कंडीशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। ये यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स बनाने वाली हैं। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को वहां के फर्स्ट एलिमेंट से पहले रिलेट कराओगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कराना हमें हमें सिर्फ उसको इस तरीके से लिख देना है। अब 1 4 के साथ होगा, 3 2 के साथ, एंड देन 3 4 के साथ। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ए में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए इनटू बी, इन केस अगर हमारे पास ए में दो एलिमेंट्स हैं और बी में दो एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे? 4 एलिमेंट्स क्रिएट होंगे। और यहाँ पे बचा ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये याद रखना है यहाँ पे। रीजन, जब मैं ए इंटू बी करूंगा, आप लोग एक चीज नोट करो यहाँ पे, बिकॉज 1,2 इज नॉट इक्वल्स टू 2,1। जब हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट पोजीशंस वैल्यूज हैं, अगर आप नोट करो यहाँ पे, तो वो किसकी वैल्यूज हैं? जो ए में थी। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x is belongs to A and y is belongs to B in case of A into B। एंड अगर हम लोग यहाँ पे B into A निकालेंगे तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू ऑफ B को और y की वैल्यू ऑफ A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, राइट? सो दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और अगर हमें यहाँ पे कभी a गिवन है और हमें a के स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1,2 एंड वी वांट्स टू फाइंड a स्क्वायर, सो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई a बाय a। हमें एलिमेंट्स का सिर्फ स्क्वायर नहीं कर देना होता। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चा वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,2 मल्टीप्लाई विद 1,2। सो मल्टीप्लाई कराने पर हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 1 1 2, 2 1 एंड 2 2। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मेरे पास पहले में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल 12 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं, राइट? सो स्क्वायर और इन टर्म्स के बाद अगर मैं किसी भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो 5 से मल्टीप्लाई कराने पर जो टोटल टर्म बनती है दैट इज ऑल्सो 5। तो आपके कोई एलिमेंट्स वहां पे चेंज नहीं होते, कोई एलिमेंट्स क्रिएट नहीं होते। दैट एलिमेंट इज 5, चाहे ए में आपके पास कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, कितने भी एलिमेंट क्यों ना हो, राइट? सो ये हमारी जो कंडीशंस आती हैं वो रिलेशंस में आती हैं। कई बार हम लोगों को रिलेशंस में कुछ इस तरीके की वैल्यूज दे रखी होती हैं। We have two elements in A. N of A is 2 and N of B is 3. Can you find the value of A? A क्या सेट को रिप्रेजेंट करेगा? A का सेट क्या होगा? देखो, we know that if we are solving A into B, तो जो पहले वाली पोजीशंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? A के एलिमेंट्स को। एंड वी हैव टू एलिमेंट्स इन A, तो कौन कौन से हो गए? X and Y। रिपीट तो होता नहीं। और B में 3 एलिमेंट्स है, तो वो 3 एलिमेंट्स कौन से हो गए? A B C। बिकॉज वी नो दैट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो वैल्यूज हैं, x की पोजीशन की वैल्यूज a को और y की पोजीशन की वैल्यू b को रिप्रेजेंट करती हैं, बिलोंग करती हैं, राइट? सो ये कंडीशंस हमारी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे भी इसमें भी लिखा था, सेम कंडीशंस के थ्रू हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है जब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस की बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा। फंक्शंस में अगर हम बात कर रहे हैं चीजों की, तो फंक्शन की जो कंडीशंस हैं वो हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं डोमेन एंड रेंज को। और एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। तो वो तो यूनिवर्सल वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो आप लोगों को वहां पे डायरेक्टली उसे पुट करना है।
बट अगर कोडोमेन के बारे में नहीं पूछा गया तो डोमेन एंड रेंज तो हमें हर चीजों के हर वैल्यू के लिए निकालना पड़ता है, एंड इट्स अ वेरी मेजर टॉपिक। तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको, डोमेन रेंज है क्या। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट, हम यहाँ पे जो कंडीशंस लेते हैं वो होती है y ऑन x। y ऑन x का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y ऑन द बेसिस ऑफ x। दैट मींस x वो वैल्यूज होती हैं जो गिवन होती हैं, और y वो वैल्यूज होती हैं जो हमें फाइंड करनी होती हैं। ये कंसेप्ट हम लोग अपनी नाइन्स के लिए यूज करते हैं। डोमेन एंड रेंज इन्हीं टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन की जो वैल्यूज होती है वो होती है वैल्यू ऑफ x फॉर कंसेप्ट y ऑन x। एंड अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज की जो वैल्यूज होती है वो होती है वैल्यू ऑफ y। हम ये भी कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। अब इसमें हम पॉसिबल वर्ड यूज क्यों करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं तो आप इजीली से समझ पाओगे। मुझे यहाँ पे एक a टर्म दे रखी है और मुझे क्या रखा है, इट्स 1 2 3 एंड टिल हमें दे रखा है 9 तक। और हमें यहाँ पे जब हम इन कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इन कंडीशंस में हमें यहाँ एक और टर्म दे रखी है, एंड दैट टर्म इज, हमें यहाँ पे इसमें मेंशन है a टू a कंडीशन, सारी की सारी वैल्यूज बाय r such that equals to x and y, एंड हमें यहाँ पे दे रखा है such that 3x या हमें दिया हुआ है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। कुछ भी हमें यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, राइट। तो हमारा सबसे पहला काम है हम इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखते हैं। कैन आई राइट एज y इज इक्वल्स टू, वेट, कैन वी पुट हियर इट 0 सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा सही हो जाए। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2x, राइट। पॉसिबल वैल्यूज मतलब ये जो a दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है, ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कोडोमेन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x की क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। 2 पुट करने पर 4, 3 पुट करने पर 6, 4 पुट करने पर 8, 5 पुट करने पर 10, बट 10 तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं। तो चाहे वाली वैल्यू y की हो चाहे वैल्यू x की हो, कोडोमेन से तो बाहर जा ही नहीं सकती। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या बची, 1 2 3 4। सो मेरे लिए यहाँ पे डोमेन कितना आ गया, डोमेन हमारे लिए हो गया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। और रेंज हमारे लिए क्या होगी, रेंज हमारे लिए यहाँ पे इस केस में हो गई 2 4 6 8। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y is called range and possible values of x are called domain। पॉसिबल वर्ड हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं कि ऐसी वैल्यूज जो हमारी डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज की वो वैल्यूज जो कोडोमेन में फिट हो सके। समटाइम्स यू आर नॉट गेटिंग कोडोमेन वैल्यूज, आपको सिर्फ एक ऐसी कंडीशन दे रखी होती है कि जिसमें हमें यहाँ पे बोल रखा है, एक नेक्स्ट हमें एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया इसमें कि r इज इक्वल्स टू x कॉमा y such x plus 5 is equals to y, एंड साथ में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि x is belongs to natural value and x is less than equals to 4। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमें डोमेन तो दे ही रखा है, डोमेन मतलब x की वैल्यूज तो हमें यहाँ पे मेंशन ही है कि x क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी वैल्यूज, नेचुरल, दैट मींस इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 and 4, and if x is equals to 1 2 3 4 and we put the value in the equation we will get 6 7 8 and 9। तो ये मेरे लिए किसकी वैल्यूज हो गई, रेंज की। तो डोमेन मेरे लिए क्या हो गया, डोमेन विल बी 1 2 3 4 and range will be 6 7 8 and 9। देखो ये वो कंडीशंस हैं जहां पे either you get the codomain और you get the value of range और you get the value of domain। मतलब x given होगा, y given होगा या कोडोमेन आपको दिया होगा जिसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन में नहीं आती, प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में आती है व्हेन वी गेट दिस डायरेक्ट वैल्यू, लाइक मुझे यहाँ गिवन है y is equals to x plus 4, find domain and range। we don't have any restriction on this equation। now अब ये बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की। हमें कोई कंडीशन उन्होंने नहीं दे रखी, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन सामने से क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट हाँ हमारे पास फंक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमारे पास जनरली 2 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसमें पहली आती है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
इफ वी हैव अ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म वेयर डिनोमिनेटर इज वेरिएबल, डिनोमिनेटर में x होना या y होना कंपलसरी है, कांस्टेंट वैल्यू का होना डिनोमिनेटर नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, पहली कंडीशन। व्हाई? बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड, अगर वैल्यू रूट के अंदर हमें गिवन है m, दैट m वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज रूट के अंदर भी m नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने 10th में भी पढ़ा था कि जब हम वहां पे एक टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब उसे सॉल्व कर रहे थे तो वहां डी मेथड था एक, डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होती थी तो हम उसे क्या लेते थे? नॉट डिफाइंड। हम उसको वहां पे उस कंडीशंस को छोड़ ही देते थे, नॉट एग्जिस्ट हम वहां पे रिप्रेजेंट करते थे। वो इसीलिए बिकॉज रूट के अंदर से कोई नेगेटिव वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो वो बाहर नहीं निकल सकती। ऑब्वियसली आगे के टॉपिक्स में हम इसे पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द रियल वैल्यू, राइट? दैट इज ऑल्सो इमेजिनरी टर्म। तो ये दो मेजर रिस्ट्रिक्शंस हमारे किसी भी क्वेश्चन में होती हैं। अगर मैं अब इस क्वेश्चन की बात करूं, और ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस डोमेन के लिए भी होती हैं और रेंज के लिए भी सेम होती हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की, इसमें क्या x के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है? डू वी हैव रूट्स? आंसर इज नो। डू वी हैव एनी डिनोमिनेटर वैल्यू? नो। तो हमारे लिए यहां पे x के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ये कुछ भी हो सकता है। सो ये मेरे लिए क्या हो गई? डोमेन वैल्यू। सो डोमेन इज बिलोंग्स टू, आप r भी यूज कर सकते हो, आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी यूज कर सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। अब ये वैल्यू के लिए जो मुझे यहाँ रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? x को एक जगह रखूंगा, बाकी सारी वैल्यूज को सामने की साइड ले जाऊंगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 4। डू वी हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस हियर? डू वी हैव रूट? नो। डू वी हैव डिनोमिनेटर हियर? नो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर y, सो y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और आप इसे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख सकते हो, राइट? सो हमें यहाँ पे सिर्फ ये दो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए चलना है कि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो जीरो नहीं बनना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें डिनोमिनेटर गिवन हो, सो दैट हम इजीली देख सकें कि कैसे। देखो, अगर मेरे को ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है, यस वी हैव रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ वी हैव डिनोमिनेटर, तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंपल। सो हम क्या लिखेंगे? x माइनस वन इज not equals to 0, so x is not equals to 1, so x can be belongs to any real number except 1। तो हमारे लिए डोमेन वैल्यूज क्या हो गई इस केस में? डोमेन हमारे लिए हो गया बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। आप r के बदले माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, अब मुझे y निकालना है, तो मैंने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो वैल्यू हो गई yx माइनस y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। एंड एज आई टोल्ड यू, हमें x एक जगह रखना है, y को पूरी फंक्शन फॉर्म में बनाना है, तो x वाली टर्म्स को मैं इधर ले आया और y को मैं सामने ले गया। सो x कॉमन लिया, वैल्यू आ रही है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। या नाउ डू वी हैव रिस्ट्रिक्शन? आंसर इज यस। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट मींस y इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगेन इट्स अ सेम रिस्ट्रिक्शन जो हमारे लिए x के लिए भी थी। सो रेंज विल बी रेंज कैन बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू डोमेन एंड रेंज, मतलब रेंज के लिए हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रूट रिस्ट्रिक्शंस की, तो रूट रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो थोड़ा सा इसको देख के चलते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है x प्लस 2। देखो, वी वांट्स टू कैलकुलेट द डोमेन वैल्यू, सो डोमेन के लिए हमें रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी है, इफ दैट m वैल्यू इज देयर, सो हम क्या करेंगे? m को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। सो डोमेन मेरे लिए क्या हो गया? x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है, तो माइनस 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डालूं तो एक एग्जिस्टिंग फंक्शन क्रिएट होगा। नाउ हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए मैंने इसका स्क्वायर करा दिया क्योंकि मुझे x की टर्म्स में फॉर्म चाहिए। सो वैल्यू होगी y स्क्वायर माइनस 2। डू वी हैव एनी रिस्ट्रिक्शन हियर? आंसर इज फॉर दिस फॉर्म आंसर इज नो। ना ही रूट है ना ही डिनोमिनेटर है। बट बच्चा एक चीज याद रखना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू रूट 9 हो तो इसमें डिफरेंस होता है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का मतलब है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, और y रूट 9 का मतलब है y इज इक्वल्स टू ओनली 3। रूट से अगर कोई वैल्यू बाहर निकल रही है तो वो पॉजिटिव बाहर निकलती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन में हमें y रूट में दिया हुआ है, y की टर्म्स रूट में दी हुई है, एंड क्या यहां पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? आंसर इज नो। तो यहां पे आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी
जैसे यहाँ तो हमारी माइनस इन्फिनिटी से जीरो सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे और हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज विल बी जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज क्यों आ रही थी, क्योंकि मैंने इसे स्क्वायर करा दिया था। स्क्वायर कराने से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज एक्टिव हो जाती हैं, जो रूट केस में नहीं होती। दैट्स वाई याद रखना, इफ यू गेट रूट तो y की वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती। इफ यू गेटिंग एनी नेगेटिव वैल्यूज फॉर y तो आप उनको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दोगे। जैसे यहाँ तो पूरी की पूरी सीरीज नेगेटिव आ रही थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरी सीरीज ना हो, जैसे कि मुझे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 25 minus x square. Do we have any restriction for x? Answer is yes. 25 minus x square should be greater than equals to 0. That means 25 should be greater than equals to x square. x square की वैल्यू 25 से छोटी होनी चाहिए। अब मैं कितनी टर्म्स का स्क्वायर करूं और वो 25 से छोटा बने, तो उसके लिए हमारी वैल्यू हो गई 5 से लेके -5 से लेके 5 तक की मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो उसका स्क्वायर जो होता है वो तो या तो 25 होता है या उससे छोटा होता है। यानी हमारी जो डोमेन वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई, डोमेन हमारा इक्वल हो गया -5 to 5। बट अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स should be equals to under root of 25 minus y square. Do we have any restriction for y? Answer is yes. In that case 25 minus y square should be greater than equals to 0. That means 25 should be greater than equals to y square. We have same restriction जो x के लिए थी, बट प्रॉब्लम इज हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था y जो था वो रूट फॉर्म में गिवन था। अगर y रूट फॉर्म में गिवन है तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो कहां से कहां तक बन रही है, -5 से लेके 5 तक का एक स्केल क्रिएट हो रहा है, तो मैं जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको इग्नोर कर दूंगा। तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, y शुड बी बिलोंग्स टू 0 to 5। सो ये मेरे लिए क्या हो गई, रेंज इज इक्वल्स टू 0 to 5 और बिलोंग्स टू, एक ही बात है, राइट। सो ये क्वेश्चंस हम लोगों को मेजरली पेपर में आते हैं। एंड लास्ट कंडीशन आती है मॉडुलस की, एंड एज वी नो मॉडुलस इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव करने के लिए यूज होता है। x here can be belongs to any real number, क्योंकि x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अब अगर हम y की बात करते हैं तो y इज ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 to infinity, राइट, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो y यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। और अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x कुछ इस तरीके से, सो x इज अगेन वैल्यूज टू रियल। बट अब यहाँ पे क्या होगा, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, वैल्यू बाहर पॉजिटिव आएगी बट बाहर वाला नेगेटिव, उसे क्या करने वाला है, नेगेटिव। सो y इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। y की अब सारी वैल्यूज नेगेटिव ही होने वाली है, राइट। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज, जो आप लोग यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, और एनसीईआरटी और आप कोई भी हेल्प बुक यूज कर सकते हो टू सॉल्विंग दिस। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस।